एमसीक्यूज़ में आपने आंसर्स को फ़ौरन नहीं देखना, बल्कि इनके ऊपर कोई रफ़ पेपर या पेंसिल केस रख देना है ताकि आप आंसर देख के जल्दबाजी में कोई गलत आंसर चूज़ ना कर लें। पहला क्वेश्चन पढ़ें। हाउ डैश आई कैन हेल्प यू। चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके जहन में मॉडल वर्ब्स आने चाहिए। टोटल 6 मॉडल वर्ब्स हैं। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। कैन कोड, ये एबिलिटी या परमिशन को शो करने के लिए होता है। जैसे आई कैन सॉल्व एमसीक्यूज़, ये अपनी एबिलिटी बता रहा है। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, ये परमिशन मांगने के लिए। मे माइट, ये परमिशन के लिए भी होता है या स्ट्रॉन्ग और वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी। जैसे मे आई कम इन, परमिशन मांग रहे हैं। इट माइट रेन, ये पॉसिबिलिटी के लिए। मस्ट, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या सर्टेनिटी के लिए होता है। जैसे यू मस्ट रिवाइज फिजिक्स। हैव टू, ये कंपल्शन के लिए होता है जबकि एक्सटर्नल प्रेशर आपके लिए हो रहा हो। मस्ट से मिलता जुलता है थोड़ा। आई हैव टू कंप्लीट सिलेबस, तो अब इन दोनों का फ़र्क क्या है। मस्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपनी वजह से खुद के लिए कर रहे होते हैं, जबकि हैव टू जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो, जैसे सिचुएशन ऐसी हो या टीचर कह रहे हो या एग्ज़ाम आ रहे हो। शुड, ऑट टू, ये एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए होता है। यू शुड प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, ये एडवाइस की जा रही है। यू ऑट टू फोकस, ये रिकमेंडेशन दी जा रही है। विल, वुड, फ्यूचर प्रॉमिस के लिए यूज़ होता है। आई विल प्रिपेयर, ये फ्यूचर के लिए है। आई वुड हेल्प यू, ये प्रॉमिस किया जा रहा है। तो इनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, जैसे क्वेश्चन में हेल्प। अब इस सब की समरी को शॉर्ट करके लिख लेते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। इन चारों ऑप्शंस को अगर आप क्वेश्चन में फिट इन करके रीड करें, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ एम आई हेल्प यू, हाउ हैव टू आई हेल्प यू, हाउ ऑट टू आई हेल्प यू, पहली ऑप्शन के अलावा तीनों सेंटेंसेस तो बोलने में ही ठीक नहीं लग रहे। तो यही जुमला ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू। लिहाजा कैन इज़ द राइट चॉइस। वैसे भी ये अब एबिलिटी में यूज़ हो रहा है, जैसे हम किसी को बता रहे हों कि हम हेल्प कर सकते हैं। दैट साउंड्स फैंटास्टिक, द अंडरलाइंड वर्ड इज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। इस सेंटेंस में वर्ड फैंटास्टिक दैट को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट कोई थिंग या आइडिया हो सकता है, क्योंकि वर्ड साउंड्स, साउंड से निकला है जो कि वर्ब है। मगर जब ये साउंड्स लिखा गया है तो ये एक्शन नहीं कर रहा, डिस्क्राइब कर रहा है। ये एक लिंकिंग वर्ब है। इसका ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन को चेक करते हैं। इसमें दैट सब्जेक्ट है जो किसी आइडिया या स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। साउंड्स वर्ब है, एक्शन वर्ब। और फैंटास्टिक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट दैट को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ वर्ड साउंड ऐसा है जैसा कि इक्वल टू साइन, दैट इज़ फैंटास्टिक। सो साउंड्स इज़ अ लिंकिंग वर्ब। गिवन ऑप्शंस में वर्ब करेक्ट ऑप्शन है। विच सेंटेंस कैरीज अ प्रॉपर नाउन। आई बॉट न्यू फर्नीचर, दैट एलिफेंट इज़ ह्यूज, बाबर इज़ अ गुड बैटर, फ्लावर्स स्मेल स्वीट। सबसे पहले आप नाउन समझ लें। इससे मुराद होता है पीपल या पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स। फिर नाउन की टाइप्स होती हैं। कॉमन नाउन, इनके लिए यूज़ होने वाले जनरल वर्ड्स जैसे कि बॉय, सिटी, डॉग, ब्रिज वगैरह। प्रॉपर नाउन, जब उनकी कोई प्रॉपर पहचान हो, जैसे अली, लाहौर, टोयोटा, लंदन ब्रिज वगैरह। फिर हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन्स जिनको टच ना किया जा सके, जैसे ब्रेवरी, जॉय, डिटर्मिनेशन। और कंक्रीट नाम से ही पता चल रहा है कि सॉलिड चीज़ है, वो नाउन जिसे टच किया जा सके, जैसे ट्री, हैमर, कंप्यूटर वगैरह। फिर है कलेक्टिव नाउन्स, यानी कलेक्शन ऑफ नाउन्स, जैसे कि ग्रुप्स, एग्जाम्पल के तौर पे टीम, पैक, हर्ड वगैरह। फिर है कंपाउंड नाउन्स, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कंपाउंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, जैसे कोर्ट मार्शल, पिक पॉकेट, वाटर बॉटल। फिर हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जिनको काउंट किया जा सकता हो और जिनको काउंट ना किया जा सकता हो। काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं, जैसे माउंटेन, माउंटेन्स, फाइट, फाइट्स। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। इसकी एग्जांपल है फूड, म्यूज़िक, वाटर। हमें क्वेश्चन में प्रॉपर नाउन ढूंढना है, तो बाबर इज़ अ प्रॉपर नाउन। बाकी ऑप्शंस में एलिफेंट इज़ अ कॉमन नाउन। अगर जू में किसी एलिफेंट को कोई नाम दे दें, जैसे कि सूजी, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह फ्लावर्स भी कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक फ्लावर की टाइप नहीं बताई। और फर्नीचर भी
कॉमन नाउन है, कोई स्पेसिफिक टाइप का फर्नीचर नहीं बताया गया। आई कैन सी माई सेल्फ इन द मिरर, द अंडरलाइंड प्रोनाउन इज एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल या इंडेफिनिट। ये सब के सब प्रोनाउंस हैं और ये नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे इन क्वेटा एप्पल्स आर अमेजिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमें दोबारा एप्पल का वर्ड यूज़ नहीं करना, हम कहेंगे दे लुक लाइक इन कार्टून्स, जैसे कि कार्टून्स में है वैसे दिख रहे हैं। एप्पल्स को हमने दे से रिप्लेस कर लिया है जो प्रोनाउन है। टोटल 9 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। मैं यहाँ पे 4 एक्सप्लेन करूँगा जो ऑप्शंस में हैं, बाकी आप मेरे नोट्स में देख लें। पर्सनल प्रोनाउंस ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे होते भी बहुत छोटे छोटे से हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस यानी डिफाइन ना किए जा सकते हों, नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स हैं जैसे समवन, एनीवन, एवरीथिंग, नोबडी वगैरह। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसका नाम रिफ्लेक्सिव इसलिए रखा गया है क्योंकि एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। इसकी ज़्यादातर एग्जांपल्स में एंड पे एफ आता है, जैसे इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह। इसलिए मैंने एफ को रेड किया है कि याद रहे। एग्जाम्पल है सिद्रा डज नॉट ट्रस्ट हर सेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन, इनको ध्यान में रखने के लिए एम्फेटिक के पी एच से फे की आवाज़ ध्यान में रखें। ये भी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्सिव टाइप के ही होते हैं। द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी, यू विल यूर सेल्फ कुक द फूड। पर जब सेम वर्ड रिफ्लेक्सिव भी हैं और एम्फेटिक भी, तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करें? द एक्स्ट्रा रूल, कि अगर प्रोनाउन को निकाल दें और फिर भी सेंटेंस ठीक रहे तो मतलब कि ये एक्स्ट्रा प्रोनाउन था, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल्स में इनको काट कर देखें। द क्वीन अटेंडेड द पार्टी ठीक है, यू विल कुक द फूड भी ठीक है, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन एक्स्ट्रा होता है। अब रिफ्लेक्सिव वाली एग्जांपल में काटें। सिद्रा डज नॉट ट्रस्ट डैश, डज नॉट ट्रस्ट व्हाट, सेंटेंस ख़राब हो गया, लिहाजा यहाँ एक्स्ट्रा नहीं था। क्वेश्चन में रिमूव करें। आई कैन सी डैश इन द मिरर, सी व्हाट, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, लिहाजा ये एक्स्ट्रा नहीं है, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी प्ले क्रिकेट डैश सैटरडेज, द करेक्ट प्रपोजिशन इज ऑन, अपॉन, बाय, इन। वैसे तो प्रपोजिशंस रूटीन लाइफ में इंग्लिश मूवीज़, कार्टून्स और न्यूज़ सुनने से इंसान सीख जाता है, मगर पिक्टोरियली भी समझा जा सकता है। फ़िलहाल सिर्फ इन्हीं चारों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ऑन है तो वो प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे, किसी दिन के ऊपर। बुक इज़ ऑन द टेबल, लाइट इज़ ऑन, ये ऑन ऑफ वाला हो गया। अपॉन, बर्ड सैट अपॉन द ब्रांच, लेटर लाइज अपॉन द डेस्क, हैंड फेल अपॉन द ग्राउंड। बाय किसी चीज़ के करीब होने के लिए भी होता है, जैसे सिट बाय द रिवर, शॉप बाय द रोड, सेंड बाय ईमेल, यहाँ वाला बाय मतलब थ्रू के तौर पे आ रहा है। इन, बर्थडे इन जुलाई, किसी महीने का जिक्र करें। लिव इन लाहौर, जगह का जिक्र करें। बुक इन द बैग, किसी चीज़ के अंदर। मिल्क इन द ग्लास। इन चारों गिवन प्रपोजिशंस को जो क्वेश्चन में है उनको क्वेश्चन के सेंटेंस में पुट करें। वी प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडेज, पढ़ने में यही ठीक लग रहा। वी प्ले क्रिकेट अपॉन सैटरडेज इनकरेक्ट है। वी प्ले क्रिकेट बाय सैटरडेज, ये भी इनकरेक्ट। वी प्ले क्रिकेट इन सैटरडेज, ये भी इनकरेक्ट। सो वी प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडेज इज द राइट चॉइस। डोंट रन फास्ट, द अंडरलाइंड वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। वेरी इजी। आपको 4 वर्ड्स क्लियर करने हैं। जो वर्ड हमें वर्ब के बारे में बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, और जो वर्ड हमें नाउन के बारे में बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्ब एडवर्ब से पीछे आए और एडजेक्टिव नाउन से पहले आए। नाउन और एडजेक्टिव वाली एग्जांपल देखें। इसमें फ्लावर नाउन है और इनके कलर्स एडजेक्टिव हैं, जो कि फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, अ रेड फ्लावर। फ्लावर नाउन है और रेड एडजेक्टिव। अब वर्ब और एडवर्ब वाली एग्जांपल देखें। इसमें रन वर्ब है, वर्क है, एक्शन है, और वो रनिंग कैसे हो रही है, फास्ट या स्लो, ये एडवर्ब्स हैं जो कि हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका सेंटेंस हमें गिवन है, डोंट रन फास्ट। रन वर्ब है और फास्ट उसके बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब है। तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं उनमें एडवर्ब इज़ द आंसर। प्रोनाउन तो वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो नाउन की जगह यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट, दे वगैरह। आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये 4 सेंटेंसेस गिवन हैं।
जिनमें हम तभी सही इम्पेरेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें इम्पेरेटिव की डेफिनेशन मालूम हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ यूज्ड टू गिव अ कमांड और ऑर्डर। इनमें थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड होता है। या फिर दूसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ अ रिक्वेस्ट। इसमें आप दरख्वास्त कर रहे होते हैं, नरमी होती है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ एन इंस्ट्रक्शन। इसमें डायरेक्टली किसी किस्म की हिदायत दे रहे होते हैं, जैसे कोच अपने प्लेयर्स को या कोई शेफ़ अपने कुक्स को। तो हमारी ऑप्शंस में प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, लफ्ज़ प्लीज़ की वजह से रिक्वेस्ट है और यही इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन डी में ओह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, जिसकी वजह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्शन बी आर यू रिसेप्टिव में क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपने मूवीज़ में सुना होगा ना कि अभी पुलिस वाले इंटेरोगेशन कर रहे हैं, पूछगछ कर रहे हैं। और ऑप्शन ए देखें, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ वेल। ये एक तरह की सजेशन या मॉडल एडवाइस है, ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। टेक इट डैश लीव इट, इंसर्ट करेक्ट कंजंक्शन। ऑप्शंस हैं एंड, बट, ईदर और। कंजंक्शंस टू फ्रेजेस या क्लॉजेस को जॉइन करते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस या सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस छोटे छोटे होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इनको लफ्ज़ फैन बॉयज़ से भी याद किए जा सकते हैं। ये सिमिलर वर्ड्स को जॉइन करते हैं, जैसे नाउन टू नाउन या वर्ब टू वर्ब। मिसाल के तौर पे यू कैन हियर मंकीज़ एंड पैरट्स, यहाँ नाउन्स को जॉइन किया है नाउन्स के साथ। और कैन यू सिंग और डांस, यहाँ वर्ब्स को जॉइन किया है वर्ब्स के साथ। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसकी एग्जांपल हैं आइदर और या नाइदर नॉर। उर्दू में ये या फिर ना ये ना वो। और नज़र आ रहा है कि ये पेयर्स में यूज़ होते हैं ताकि अल्टरनेटिव्स या इक्वल्स को जॉइन करें। दोनों की एक एक एग्जांपल देख लें। आई कैन बेक आइदर मफ़िन्स और केक्स, या तो मैं मफ़िन्स बना सकती हूँ या केक। जैक कुड नाइदर लाफ नॉर क्राई, जैक ना हंस पा रहा था ना रो सकता था। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की एग्जांपल्स हैं ऑल्दो, बिकॉज, इफ़, सिंस, अनलेस, अनटिल, वाइल। इसमें इफ़ को छोड़कर बाकी सब जो हैं 5 या 5 से ग्रेटर अल्फ़ाबेट्स हैं। ये रीजनिंग के लिए यूज़ होते हैं और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जॉइन करती है और ख़ुद भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में होती है। जैसे इट इज़ फ़नी बिकॉज इट इज़ ट्रू। इसमें इट इज़ फ़नी मेन क्लॉज है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आया है जो कि है बिकॉज इट इज़ ट्रू। एक और एग्जांपल देखें, वी विल स्टे इन कार अनटिल द हेल स्टॉप्स, जब तक झालाबारी रुक ना जाए। इसमें अनटिल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हमारे क्वेश्चन में टेक इट और लीव इट, ये फेमस इंग्लिश इडियम है और इज़ द करेक्ट कंजंक्शन। द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर्स, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस। इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, सिमिली, ये 4 ऑप्शन हैं। पोएटिक डिवाइसेस पे मैंने क्लास 11 के लिए वीडियो बनाई थी, पर अब कोर्स एडवांस होने की वजह से ये क्लास 9th में पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सिर्फ इन 4 को हल्का सा यहाँ पे देख लेते हैं। इमेजरी, ऐसे लफ्ज़ जो आपके जहन में कोई खाका बना दें और आप किसी स्पेसिफिक सेंस यानी सेंस ऑफ सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग वगैरह के बारे में सोचें। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन्स यानी ह्यूमंस की प्रॉपर्टी को नॉन मुस्लिम्स पे लगाना, जैसे लीव्स डांस्ड, हालांकि डांसिंग इंसान करते हैं। सिमिली और मेटाफोर साथ साथ ही पढ़ते हैं। सिमिली में किसी चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है, सिमिलैरिटी ड्रॉ की जाती है। जैसे ही वॉज क्वाइट एज अ माउस या शी स्वैम लाइक अ फ़िश। माउस की तरह खामोश था, फ़िश की तरह स्विमिंग की। इसकी निशानी होती है सेंटेंस में लाइक या एज यूज़ होता है। और जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते बल्कि डायरेक्टली कह देते हैं, जैसे अली इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, हमने ये नहीं कहा कि अली इज़ लाइक अ डिक्शनरी, बल्कि अली को कहा है कि ये तो डिक्शनरी है, तो ये मेटाफोर है। इसी तरह टाइम इज़ मनी, ये नहीं कहा कि टाइम इज़ लाइक मनी, ये भी मेटाफोर है। इसकी निशानी इज़ होती है। गिवन क्वेश्चन में विंड विस्पर्ड इन माई ईयर्स, विंड तो विस्पर नहीं कर सकती, विस्पर करना तो ह्यूमंस यानी पर्सन्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमारा आंसर है पर्सोनिफिकेशन।
कंप्लीट द सेंटेंस। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश द एग्ज़ाम। पहले इफ़ क्लॉज है और कॉमे के बाद मेन क्लॉज। आपको ये टेबल क्लास में पढ़ाया होगा, नहीं तो पॉज करके देख लें। ऑप्शंस हैं विल पास, वुड हैव पास्ड, पास। विल पास तो नहीं है क्योंकि हैड वर्कड पास्ट की बात हो रही है। पास भी नहीं है कि ये प्रेजेंट है। वुड पास भी नहीं। इसको लिख कर देखें। सेंटेंस के पहले पार्ट में हैड आया है तो सेकंड पार्ट में वुड हैव आना चाहिए और पास से पास्ट हो जाएगा। सो वुड हैव पास्ट इज़ द राइट चॉइस। ऐसे क्वेश्चंस के लिए रूल याद रखें। पहला पार्ट अगर प्रेजेंट हो तो विल आएगा, पास्ट हो तो वुड आएगा, और अगर हैड लिखा हो तो वुड हैव आएगा विद थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पास्ट। आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। द कैट इज चेजिंग द रैट, द लोड शेडिंग इज शेड्यूल्ड, टर्न ऑन द लाइट, शी हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन। वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि जितने भी कंटिन्यूअस वाले टेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लिहाजा ऑप्शन सी और डी तो नहीं है क्योंकि इनमें आईएनजी नज़र ही नहीं आ रहा। टेंसेस के लिए नोट्स में भी मैंने ये टेबल आपको बना कर दिया है। इसमें कैपिटल ई को इंग्लिश पढ़ना है। आप कंटिन्यूअस वाले 6 टेंसेस को देखें, सब में आईएनजी है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखना है तो आई एम राइटिंग इंग्लिश, इससे मिलता जुलता देखना है द कैट इज़ चेजिंग द रैट, यही है। क्योंकि ऑप्शन बी में तो वर्ब शेड्यूल की थर्ड फॉर्म है शेड्यूल्ड। अक्सर स्टूडेंट शेडिंग को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि वो वर्ब नहीं है। ऑन हियरिंग द गुड न्यूज़ आई फेल्ट इलेटेड। वर्ड इलेटेड मीन्स डिसअपॉइंटेड, सैड, लॉस्ट, हैप्पी। वैसे तो ये वोकेबलरी चेक करने वाला क्वेश्चन है कि सिर्फ इलेटेड वर्ड लिखा हो तो क्या हमें इसका मीनिंग मालूम है। मेजॉरिटी को नहीं मालूम होता, मगर पूरा सेंटेंस देखें तो ये पता चल रहा है कि गुड न्यूज़ सुनकर क्या फील कर रहा है। पॉजिटिव इमोशन है। जाहिर है कि गुड न्यूज़ के बाद इंसान हैप्पी फील करता है। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। लॉस्ट का मतलब होता है ख्यालों में खोया हुआ, गुम होना, जबकि सैड और डिसअपॉइंटेड दोनों ही नेगेटिव फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। द काव वॉज काम। द अंडरलाइंड पार्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव। जो वर्ड हमें वर्ब के बारे में बताया उसे एडवर्ब कहते हैं और जो वर्ड हमें नाउन के बारे में बताया उसे एडजेक्टिव कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में काव नाउन है, इसलिए ये नाउन और एडजेक्टिव वाली एग्जांपल है। ये तो हमें पता चल गया कि काम एडजेक्टिव है। तमाम ऑप्शंस भी एडजेक्टिव वाली गिवन है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं जब वो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। मुझे तो यही आंसर लग रहा है, बट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये क्वांटिटी का बताता है कि हाउ मच, सम, लिटिल, इनफ वगैरह। प्रॉपर एडजेक्टिव ये प्रॉपर नाउन से बनता है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंगोज़ एक नाउन है, इसके साथ हमने प्रॉपर एडजेक्टिव लगाना है जो कि प्रॉपर नाउन से बने। तो हम लिख लेते हैं पाकिस्तानी मैंगोज़। अब पाकिस्तानी ये प्रॉपर नाउन पाकिस्तान से बना है और मैंगोज़ के बारे में बता रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव लफ्ज़ न्यूमरल नंबर से निकला है। ये हमें बताता है कि हाउ मैनी या फिर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जैसे कि 5, मैनी, सेवरल, या फिर ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह। तो हमारे केस में काउ वॉज काम। काम जो है काउ की हालत को डिस्क्राइब कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। वी लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। द अंडरलाइंड पार्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरूंड, इन्फिनेटिव या पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्बल फ्रेजेस का टॉपिक है। इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूँ। वर्बल फ्रेजेस 3 टाइप्स की होती हैं। उनमें वर्ब के तौर पे नहीं, किसी और काम के लिए यूज़ होता है, जैसे नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के तौर पे। वर्ब जब नाउन के तौर पे आएगा तो उसे जेरूंड कहते हैं। इसको याद रखने के लिए एन से नाउन लिख लेते हैं। पर अगर वर्ब को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करें तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और जब कोई वर्ब नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से किसी काम के लिए यूज़ हो तो उसे इन्फिनेटिव्स कहते हैं, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ यूजेस हैं उसके। वर्ब जब नाउन के तौर पे यूज़ होता है तो उसमें आईएनजी होता है। वर्ब जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है आईएनजी
और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब इन्फिनेटिव के तौर पे यूज़ होगा तो वर्ब से पहले टू लगेगा। तो हमारे क्वेश्चन में टू रीड लिखा है, मीन्स कि ये इन्फिनेटिव है। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्रीकिंग डोर woke up the child. It is useless to cry over spilt milk. A burnt child dreads the fire. Smoking is injurious to health. ये भी वर्बल फ्रेजेस का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस ढूंढना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहली निशानी ये है कि उसमें आईएनजी आता है, लिहाजा ऑप्शन बी और सी तो नहीं है, क्योंकि उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, स्पिल्ट और बर्न्ड। ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल्स हैं। बाकी दोनों सेंटेंसेस में आईएनजी है, क्रीकिंग और स्मोकिंग। तो आप चेक करेंगे कि आईएनजी वाला वर्ड किस में एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। क्रीकिंग डोर वोक अप द चाइल्ड, इसमें डोर प्रॉपर नाउन है और क्रीकिंग उसके बारे में बता रहा है, यानी एडजेक्टिव है, तो यही राइट चॉइस है। पर ऑप्शन डी भी देख लें, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ स्मोकिंग नाउन के तौर पे है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक डिस्कस हो रहा है, लिहाजा ये जैरूंड है। Study with me, a learning experience.